जिस मूवी की आज मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ वो 1981 में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह मूवी उन दो सर्वाइवर्स की बुक जंगल पर बेस्ड है और इस मूवी का मेन कैरेक्टर डैनियल रेडक्लिफ ने प्ले किया है, जिन्होंने योसेफ जिन्सबर्ग का कैरेक्टर प्ले किया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है ग्रेग एम्सलीन ने और इस मूवी की एंडिंग बहुत ही अच्छी है। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका नाम योसेफ जिन्सबर्ग है। यह एक इजरायली होता है और इसे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, जहाँ से इसके अमेज़न फॉरेस्ट में जाने का प्लान होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल होता है। जब ये अपने सफ़र पर होता है तो ये एक नदी को एक नाव से पार करता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात एक और आदमी से होती है। यह भी एक ट्रैवलर होता है और इसका नाम मार्कस होता है। यह एक टीचर होता है और इसे लोगों से घुलना मिलना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। इस सफ़र में मार्कस को उसका एक फ्रेंड मिलता है जिसका नाम केविन होता है। मार्कस केविन और योसी को इंट्रोड्यूस करवाता है। केविन एक फोटोग्राफर होता है और एक ट्रैवलर जो कि पूरा साउथ अमेरिका घूम चुका होता है। अब अगले दिन योसी एक मार्केट से गुजर रहा होता है, तभी उसे एक आदमी की आवाज़ आती है। वो पूछता है, क्या तुम अमेरिकन हो? यहाँ पर योसी कहता है कि नहीं, मैं एक इजरायली हूँ। इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं। यहाँ पर वो आदमी बताता है कि जंगल की गहराइयों में अभी भी ऐसे आदिवासी रहते हैं जो कि पूरी दुनिया से अलग हैं। इन्हें दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही पूरी दुनिया को इनके बारे में। इन्हें किसी ने नहीं देखा। यह एक हिडन वर्ल्ड है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूँ। यह उसे एक फोटो भी दिखाता है जिसमें वो उन आदिवासियों के साथ होता है और ये देखकर योसी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो वापस आता है और केविन और मार्कस को इसके बारे में बताता है और बहुत ही एक्साइटेड होता है और कहता है कि हम एक नई दुनिया देख सकते हैं। और ऐसा कहते हुए वो उन्हें पूरे जोर शोर से उन्हें मनाने लगता है। यहाँ पर मार्कस कहता है, तुम एक अजनबी की बात पर कैसे यकीन कर सकते हो? जिन आदिवासियों को किसी ने नहीं देखा उसने कैसे देख लिया, और वो वहाँ पर करने क्या गया होगा? तभी योसी कहता है कि वो वहाँ पर सोना ढूंढने गया था। वहाँ पर बहुत सोना है, उस नदी में, उस जगह पर बहुत सोना है और जब हम वहाँ से वापस आएंगे तो हमारी जेबें सोने से भरी होंगी। यहाँ पर फिर भी मार्कस और केविन उसकी बात पर राजी नहीं होते और योसी उन्हें इंसिस्ट करता है कि तुम सिर्फ एक बार उससे मिल लो। और नेक्स्ट डे ये सब उनसे मिलने जाते हैं और वहाँ पर वो आदमी उन्हें मना लेता है और ये चारों के चारों उस सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर वो एक ऐसी सभ्यता से मिलने वाले होते हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा होता। अब ये लोग उस जगह पर जाने से पहले तैयारी करते हैं और ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर ये तीनों एक शॉप के बाहर उस अमेज़न का मैप देख रहे होते हैं और तभी वो स्ट्रेंजर, वो गाइड जो कि उन्हें उस जंगल में ले जा रहा होता है, उन्हें कहता है कि ये यूजलेस है क्योंकि उस मैप में उस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इसका नाम कार्ल होता है और ये कहता है कि जंगल में हमेशा नदी को फॉलो करो। नदी ही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और यही तुम्हें बचा सकती है। पर अगले दिन ये चारों के चारों एक प्लेन में उस जगह की ओर सफर पर निकल जाते हैं। पूरे दिन सफर करने के बाद ये लोग एक जगह पर स्टे करते हैं और कार्ल इन्हें बताता है कि जिन आदिवासियों से वो मिलने वाले हैं वो भले ही लगे कि उनकी सभ्यता बहुत ही पुरानी है, वो स्टोन एज में रहते हैं, पर वो बहुत ही स्मार्ट हैं। वो सभी लोगों से आगे हैं। वो लोग जीने का असली मतलब जानते हैं। वो लोग पूरी दुनिया से अलग रहते हैं और उन्हें दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। अगले दिन वो फिर से आगे बढ़ते हैं और वो गाइड कहता है कि बारिश होने वाली है और तभी केविन आसमान की तरफ देखता है और कहता है, बारिश हो ही नहीं सकती। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ पर बारिश होने लग जाती है। ये लोग एक जगह पर स्टे करते हैं और बारिश के रुकने पर वहाँ पर कैंप लगाते हैं। यहाँ पर कार्ल उन्हें कहता है कि हम जल्दी ही पेट भरकर खाना खाएंगे क्योंकि कल हम एक कबीले तक पहुँच जाएंगे। और अगले दिन एक लंबी सफर की यात्रा करने के बाद ये लोग उस कबीले तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर कार्ल को सभी जानते हैं और ये उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये लोग पूरी रात वहाँ पर गुजारते हैं और नेक्स्ट डे उस कबीले की ओर बढ़ जाते हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। जब ये एक नदी से गुजर रहे होते हैं तो कार्ल योसी को सोना खोजना सिखाता है और योसी को एक सोने का दाना मिलता है, जिसे देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ही एक्साइटेड होकर आगे बढ़ते हैं। पर इन्हें यह पता नहीं होता कि जंगल तो बस अभी शुरू हुआ है और उस कबीले तक पहुंचने के लिए इन्हें कई दिनों तक चलना पड़ेगा। यहाँ पर चलते चलते इन्होंने कई किलोमीटर का सफर कर लिया होता है और इतनी दूर चलने की वजह से मार्कस का पैर बहुत बुरी तरीके से छील जाता है। यहाँ पर वो रुकने का फैसला करते हैं और कार्ल कहता है कि मैं अकेले ही उस कबीले तक जाता हूँ और वहाँ से कुछ लोगों को लेकर आऊंगा ताकि वो मार्कस की मदद कर सकें। पर यहाँ पर केविन कार्ल को मना कर देता है। वो कहता है कि तुम हमें ऐसे ही यहाँ पर बीच जंगल में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ना तो इन्हें वापस जाने का रास्ता मालूम होता है और ना ही उस कबीले तक जाने का। यहाँ पर केविन सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम एक राफ्ट बनाएं और आगे का सफर उसमें तय करें। यहाँ पर मार्कस को भी कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पर कार्ल उस आइडिया से ज्यादा खुश नहीं होता, पर फिर भी वो उनकी राफ्ट बनाने में मदद करता है और ये लोग उस राफ्ट में अपना सारा सामान बांधते हैं और उसे नदी में उतार देते हैं। ये चारों उस राफ्ट में बैठकर नदी से आगे का रास्ता कवर करने की कोशिश करते हैं, पर वो इतना भी आसान नहीं होता।
जो नदी सुबह तक शांत नजर आ रही थी अब वो अपने पूरे उफान में होती है और इन्हें राफ्ट को बैलेंस करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की भी कमी होती है जिसकी वजह से वो आपस में ही भड़क जाते हैं। यहाँ पर केविन कहता है कि हमें नदी के बहाव में बढ़ते रहना चाहिए, पर कार्ल इस बात से सख्त मना कर देता है, जिसकी वजह से केविन और कार्ल के बीच में बहस हो जाती है। पर उन्हें कार्ल की बात माननी ही पड़ती है क्योंकि उसे ही उस जंगल से निकलने का रास्ता मालूम होता है। यहाँ पर कार्ल उस जगह पर रुकने का फैसला करता है और खाना ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर केविन योसी से कहता है कि शायद कार्ल को तैरना नहीं आता, इसलिए वो राफ्ट से जाना नहीं चाहता। और अगली सुबह होता भी ऐसा ही है। जब ये सब राफ्ट से आगे का रास्ता कवर करने के लिए कहते हैं तो कार्ल यहाँ पर मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इस खतरनाक नदी में डूब के नहीं मरना चाहता, मैं पैदल ही जाऊंगा, तुम्हें उसी जगह पर मिलूंगा जहाँ पर हमें जाना है। यहाँ पर केविन इंसिस्ट करता है कि वो तो राफ्ट से ही जाएगा और यहाँ पर योसी और मार्कस फैसला करते हैं कि उन्हें किसके साथ जाना है। यहाँ पर मार्कस कहता है कि वो कार्ल के साथ जाएगा क्योंकि उसके पैर अब पहले से ठीक हैं और अगर वो पानी के रास्ते जाएगा तो उसके जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। और वहीं योसी केविन के साथ जाने का फैसला करता है क्योंकि वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर मार्कस उन दोनों को गले लगाता है और अलविदा कहता है और कार्ल के साथ जंगल में चला जाता है और केविन और योसी राफ्ट में बैठकर आगे का रास्ता पूरा करते हैं। पर नदी एक बार फिर से अपना विकराल रूप दिखाती है और उन्हें उस राफ्ट को संभालने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर इनकी राफ्ट बीच नदी में एक चट्टान पर जाकर अटक जाती है क्योंकि पानी का बहाव बहुत ही तेज होता है और ये दोनों राफ्ट को छोड़कर दूसरी ओर जा भी नहीं सकते क्योंकि उस राफ्ट में उनका सारा सामान बंधा होता है और उसके बिना तो वो वहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर केविन योसी से कहता है कि मैं किनारे पर जा रहा हूँ और तुम मुझे एक रस्सी फेंक देना ताकि मैं तुम्हें खींच लूंगा, और ऐसा कहते ही वो नदी में छलांग लगा देता है। जैसे ही केविन किनारे पर पहुंचता है वो राफ्ट पानी के तेज बहाव में बह जाता है और चट्टानों से टकराते हुए टूट जाता है। यहाँ पर योसी को भी चोट आती है और वो डूबते हुए पानी के बहाव में आगे निकल जाता है पर किसी तरीके से बच जाता है। योसी उस बहाव में कई किलोमीटर दूर आ चुका होता है और वहीं केविन उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि वह उस तेज बहाव में कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर योसी एक पत्थर को पकड़ लेता है और अपनी सारी ताकत जुटाकर एक चट्टान पर उस नदी के किनारे की दीवार पर चढ़ने लगता है। वो कई बार फिसलता है पर वो हार नहीं मानता और वहां से निकल जाता है। वो केविन को जोर जोर से आवाज लगाकर ढूंढने लगता है। योसी अब उस जंगल में अकेला है, उसे पता नहीं होता कि उसे जाना कहाँ है, ना ही उसे रास्ता मालूम है, ना ही उसके पास खाने पीने के कोई सामान है और रात हो जाती है। योसी एक पेड़ के नीचे रात गुजारता है और सुबह जब वो उठता है तो उसे बर्तनों के टकराने की आवाज सुनाई देती है। जब वो नदी की ओर भाग कर जाता है तो वो देखता है कि उसका एक बैग नदी में बहता हुआ आ रहा है। इस बैग में योसी की सारी जरूरी सामान होती हैं और उसे पाने के लिए वो नदी में एक बार फिर से छलांग लगा देता है क्योंकि उसके बिना तो वो मर ही जाएगा। वो उस बैग को किनारे पर लेकर आता है और उसमें से एक दवाई की शीशी निकालता है। यह एक एनर्जी टैबलेट होती है और इसे खाने के बाद वो केविन को नदी के किनारे किनारे हर तरफ ढूंढने लगता है पर उसे उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। ना ही उसे ये पता होता है कि वो कहाँ पर है, ना ही उसे ये पता होता है कि उसे किस दिशा में जाना है क्योंकि अगर वो गलत दिशा में चला गया तो वो जंगल के इतने अंदर चला जाएगा कि वो वापस कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा और ना ही उसे कोई बचा पाएगा। यहाँ पर वो एक जगह पर बैठ जाता है। वो टूट चुका होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे करना क्या है। यहाँ पर योसेफ फिर भी सूझबूझ और समझदारी से काम लेता है। वो अपने बैग से एक मैप निकालता है और उसे एक कोरे कागज पर ड्रॉ करता है और वो उसे एक कपड़े पर लपेट कर वहाँ पर रख देता है और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ता है। यह नोट वो केविन के लिए छोड़ता है ताकि अगर वो उसे ढूंढने आए तो उसी डायरेक्शन में आ सके जहाँ पर वो जा रहा है। योसी कई दिनों की लंबी सफर करता है और अब भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगती है और एक दिन उसे एक पेड़ के नीचे कुछ फल गिरे हुए दिखाई देते हैं और वो उस फल को तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ता है और तभी उसे एक अजगर दिखाई देता है जिससे वो डर जाता है और उस पेड़ से कूद जाता है। और यहाँ पर वो उस फल को पाने के लिए उस पेड़ पर फिर से चढ़ता है और उस अजगर को मार डालता है। योसी अब जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो कहीं पर भी पत्ते बिछाकर सो जाता है और ठीक से खाना ना खा पाने की वजह से वह बहुत ज्यादा कमजोर होने लग जाता है। एक रात जब वो सोता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो आंखें खोलता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी उसे मार्कस दिखाई देता है। जब वो टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। कमजोरी और अकेलेपन की वजह से योसी को अब हेलुसिनेशन दिखाई देने लग जाते हैं। इससे पहले कि वो दोबारा सोता वहाँ पर उसे किसी जानवर की आहट सुनाई देती है और जब वो टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ पर उसे एक तेंदुआ नजर आता है। वो जल्दी ही एक लाइटर और स्प्रे को निकालता है और जोर से जलाता हुआ आग लगा देता है और वो तेंदुआ वहाँ से भाग जाता है। सुबह जब योसी उठता है तो उसके माथे पर एक सूजन सी होती है। जब वो उसे हाथ लगाता है तो उसमें हलचल होने लगती है। जब वो उस जगह को एक नाइफ से काटता है तो वहाँ से जोंक बाहर निकलते हैं। इस अमेज़न फॉरेस्ट में हर तरफ सांप, बिच्छू, जहरीली चींटियां भरी होती हैं और इन सब से होते हुए उसे कई किलोमीटर का सफर तय करना होता है।
जब वो और आगे बढ़ता है तो उसे चिड़िया के अंडे नजर आते हैं। जब वो उन अंडों को तोड़ता है तो उसमें चूजे बन चुके होते हैं। पर योशी के लिए अब झिझक और घिन जैसी चीजों का कोई मतलब नहीं रह गया होता और वो उन्हें खा लेता है और आगे बढ़ जाता है। वो ईश्वर से माफी भी मांगता है उन अंडों को खाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे जंगल में दिन बीतते जा रहे थे उसे लाइफ की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही थी। उसे एहसास होता है कि जिंदगी कितनी प्रेशियस है और किसी भी इंसान को किसी भी जीव की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। योशी वहां से आगे बढ़ जाता है और कई किलोमीटर चलने के बाद वहां पर उसे कुछ सामान नजर आता है जो कि आदिवासियों ने वहां पर छोड़ा होता है, लेकिन आसपास कोई भी नजर नहीं आता। यहाँ पर योशी कई दिनों से चल रहा होता है जिसके कारण उसके पैर बहुत ही बुरी तरीके से छिल जाते हैं। वो अपने जूते और सॉक्स उतारता है और उसे एहसास होता है कि मार्कस को कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा। वो मार्कस से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वो खुद को दोषी मानता है और कहता है कि वो एक कावर्ड है और वो ये सब कुछ डिजर्व करता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है कि उसे मार्कस को काल के साथ अकेले नहीं भेजना चाहिए था। और ऐसा कहते हुए वो रोने लगता है और वहीं पर सो जाता है। अगले दिन योशी खुद को मोटिवेट करता हुआ आगे बढ़ता है। वो कहता है कि मैं कर लूंगा, मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊंगा। और कई किलोमीटर चलने के बाद उसे किसी के जूतों के निशान दिखाई देते हैं। वो काफी खुश होता है, उसे लगता है कि केविन यहाँ से गुजरा होगा और वो केविन को जोर जोर से आवाज लगाता है। पर जल्दी ही उसका भ्रम टूट जाता है जब वो उन्हीं अंडे के छिलकों को देखता है जो उसने खाए थे। यह देखकर उसकी सारी उम्मीद चकनाचूर हो जाती है और वो निराश होकर अपना बैग जमीन पर पटकने लगता है, क्योंकि वो इतने दिनों से उस जंगल में गोल गोल घूम रहा होता है। पर उसने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा और वो जंगल को छोड़ते हुए एक बार फिर से नदी के साथ साथ चलने लगता है। और वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि केविन एक नदी के छोर पर बेहोश पड़ा होता है, जिसे दो लोग बचाते हैं जो कि उस जंगल से गुजर रहे होते हैं। वो उसे अपने साथ एक गांव में ले आते हैं। इन लोगों को केविन 14 दिनों के बाद मिलता है, मतलब कि केविन को भी उन्हीं सब से गुजरना पड़ा होगा जिनसे योशी अभी गुजर रहा है। यहाँ पर केविन की हालत बहुत खराब होती है और उसकी कई दिनों तक मरहम पट्टी चलती है। और जब वो होश में आता है तो उस गांव के अथॉरिटीज को बोल के योशी की खोज करवाता है और एक प्लेन लेकर वो योशी को ढूंढने निकल जाता है। और जब योशी जंगल में सफर कर रहा होता है उसे एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है और वो अपनी पूरी कोशिश करता है और जोर जोर से चिल्लाता है। उसके पास एक लाल रंग का कपड़ा भी होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। पर जंगल इतना घना होता है कि वो उसे नहीं देख पाते और योशी एक बार फिर से निराश होकर टूट जाता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पर यकीन था कि वो उसे ही ढूंढने आए थे और अब हो सकता है कि वो दोबारा ना आए। और वहीं केविन भी हताश होता है क्योंकि उसे योशी नहीं मिला होता। वो फॉरेस्ट ऑफिसर से उसे एक बार फिर से ढूंढने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर वो प्लेन को थोड़ा सा नीचे उड़ाए तो हो सकता है योशी उसे दिख जाए। पर फॉरेस्ट ऑफिसर उसे मना कर देता है। वो कहता है तुम्हें इस गांव में आए हुए 6 दिन हो गए और उस सफर पर निकले हुए पता नहीं कितने दिन। इतने दिनों तक कोई भी उस जंगल में नहीं बच सकता। तुम बच गए, यही बहुत है। तुम अपने घर जाओ, अपनी जिंदगी जियो। केविन यहाँ पर गिड़गिड़ाता हुआ उनसे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। योशी ऐसा आदमी नहीं है जो इतनी आसानी से हार मान लेगा। और उसके बार बार कहने पर फॉरेस्ट ऑफिसर उसे एक आदमी से मिलने को कहता है। केविन उसके पास जाता है और कहता है कि तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। पर वो आदमी भी इसे कहता है कि तुम इतने दिनों तक उस सफर पे गए हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी तक जिंदा होगा? और वो ऐसा कहे कि वो उसे मना कर देता है। केविन उसके सामने गिड़गिड़ाता है, उसके सामने हाथ जोड़ता है, उसे मदद की भीख मांगता है। पर इन सब के बावजूद भी वो उसकी मदद करने के लिए राजी नहीं होता। केविन यहाँ पर उसकी बोट खरीदने की बात कहता है और कहता है कि मुझे उसकी मदद करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसकी ये लगन देकर वो आदमी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। और नेक्स्ट डे ये लोग एक बोट लेकर उसकी तलाश में निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि योशी पूरी तरीके से टूट चुका है और तभी उसे एक आदिवासी लड़की नजर आती है। वो भी उस जंगल में खो चुकी होती है और योशी उसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसका हौसला बढ़ जाता है। उसने कई दिनों से किसी इंसान को नहीं देखा होता और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। वो उससे बातें करता है, इवन तो कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। वो उसकी रक्षा करता है, वो उसकी केयर करने की कोशिश करता है। पर योशी को जल्दी ही एहसास होता है कि वो लड़की सिर्फ उसकी एक हेलुसिनेशन है। दरअसल योशी इतने दिनों से भूखा होता है, इतने दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया होता है, तो उसके शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि उसके दिमाग उसे हेलुसिनेशन दिखा रही होती है। उसे वो चीज भी दिखने लगती है जो वहां पर होती नहीं है। वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है। पर फिर भी वो हार नहीं मानता और थोड़े सा होश में आने पर वो फिर से उस जंगल से निकलकर नदी की ओर जाने लगता है। पर वो एक दलदली कीचड़ में फंस जाता है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। वो काफी संघर्ष करता है पर वो वहां से निकल नहीं पाता और वो गले तक उस कीचड़ में धंस जाता है। वो काफी संघर्ष करने पर वहीं पर बेहोश हो जाता है और यहाँ पर उसे घर की याद आने लगती है, लजीज खानों की, ऐशो आराम की जिंदगी की, जो कि वो कभी जिया करता था। योशी जल्दी ही अपने होश में आ जाता है और सूझबूझ से काम लेता है। वो एक पेड़ की टहनी को पकड़ते हुए उस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वहां से बाहर निकल जाता है।
वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है कि वो बार-बार बेहोश हो जाता है। पर इसके बावजूद भी वो हार नहीं मानता। जीने की इच्छा उसके अंदर अभी भी कहीं न कहीं बाकी होती है और उसे एक पेड़ पर खतरनाक चीज़ें दिखाई देती हैं, जिन्होंने उसे पहले भी काटा होता है। वो खुद को घसीटते-घसीटते धीरे-धीरे उस पेड़ के पास जाता है और अपने कपड़े उतारता है और उस पेड़ को पकड़ के ज़ोर-ज़ोर से हिलाता है, जिससे कि सारी चींटियाँ उस पर गिर जाती हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से काटने लगती हैं। योशी ऐसा होश में रहने के लिए करता है और उन चींटियों के काटने की वजह से वो अपनी सारी ताकत लगाकर उस नदी की ओर दौड़ पड़ता है, क्योंकि नदी ही उसे बचा सकती है, नदी ही उसकी एकमात्र सहारा है। और वो गिरता-पड़ता किसी तरीके से उस नदी के तट पर पहुँच जाता है। वो थक चुका होता है, वो भूखा होता है, वो हद से ज़्यादा कमज़ोर होता है और उसे रात के वक़्त एक कछुआ नज़र आता है। वो उसे मारकर अपना भूख मिटा सकता है, पर वो इतना ज़्यादा अकेला होता है कि वो उस कछुए को ही अपना साथी मानकर उससे बातें करने लगता है और उसे कहता है कि तुम जियोगे। और ऐसा कहते-कहते वो वहाँ पर सो जाता है। अगली सुबह केविन एक बोट लेकर उसी जगह पर आता है, पर यहाँ पर उसे योशी दिखाई नहीं देता। दरअसल योशी कीचड़ में इतना ज़्यादा लिपटा होता है, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है कि वो वहाँ पर दिखाई नहीं देता उन पत्थरों के बीच में। अब केविन वहाँ से जाने लगता है और बोट की आवाज़ सुनकर योशी होश में आता है और चिल्लाने की कोशिश करता है, पर उसके मुँह से आवाज़ तक नहीं निकलती और वो केविन को खुद से दूर जाते हुए देखता है। अपनी किस्मत पर अफ़सोस करने लगता है। केविन आखिरी बार उस जगह की ओर देखता है और उसे योशी दिखाई देता है। वो जल्दी ही उस बोट को मोड़ता है और योशी के पास जाता है। योशी उससे गले लगाता है और बहुत ही बुरी तरीके से रोता है। ये सीन देखकर तो कोई भी पिघल जाए। वो योशी को एक बोट में डालते हैं और उस गाँव में ले आते हैं और इस गाँव के सभी लोग योशी को जिंदा देखकर हैरान होते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि ये इंसान कैसे इतने दिनों तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए उस जंगल में रह सकता है, उस जंगल में जिंदा रह सकता है। फिर रियल लाइफ की योशी और केविन को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कार्ल एक मुजरिम होता है जिसे पुलिस ढूंढ रही होती है। उसने योशी को क्यों चुना, उसे वो जंगल में क्यों ले गया, ये कोई नहीं जानता। इस जंगल से कार्ल और मार्कस कभी भी वापस नहीं आए। केविन अभी भी अपनी एडवेंचर और फोटोग्राफी के पैशन के साथ दुनिया के कोने-कोने तक जाता है और अब वो इज़राइल में सेटल हो गया है। ये मूवी उसकी और योशी की बुक जंगल पर बेस्ड है। रेस्क्यू होने के 10 साल बाद योशी वापस अमेज़न में जाता है और उसी गाँव में जाकर रहने लगता है। यहाँ पर उसने एक इको-लॉज का निर्माण किया है, जिसने उस जगह को पूरी तरीके से बदल दिया है। योशी आज भी अपने पैशन और एडवेंचर से भरी ज़िंदगी जीता है। ये मूवी बहुत ही इंस्पिरेशनल है और अगर आप किसी न किसी तरीके से हार मान चुके हैं, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो इस मूवी को तो एक बार आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये मूवी आपको कभी भी दोबारा हार नहीं मानने देगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, पीस।